गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? यह लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ने से पहले हमें हमें जानना होगा कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है? देखो, परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट तत्व है। ठीक है, तो ये क्या हमारा परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या होता है? हमारा परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक में क्या क्या होते हैं? हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, 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 ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इतने ही बनाए, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है कि 6 ही होंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे क्या है? नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार, मैंने लिखवाया, देखो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या लिखवाया कि यह परमाणु के केंद्र में स्थित, यह परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में दीर्घवृत्तीय रूप में चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब नाभिक का ये हमारा परमाणु है, और परमाणु के केंद्र में उपस्थित क्या होता है? हमारा नाभिक होता है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? हमारे देखो किस 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 प्रकार घूम रहे हैं? हमारे दीर्घवृत्तीय रूप में हमारे चक्कर लगा रहे हैं। दीर्घवृत्तीय का मतलब जैसे ये हमारा नाभिक है, तो इस प्रकार घूम रहे हैं चारों तरफ, ये दीर्घवृत्तीय। फिर इस तरीके से ही घूमते रहेंगे। दीर्घवृत्तीय का मतलब ये होता है। दूसरा होता है स्पिन के रूप में, चक्रण की तरह भी हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स घूम सकता है। 2 प्रकार से गति कर सकता है इलेक्ट्रॉन। एक तो मैंने बताया क्या, दीर्घवृत्तीय रूप में गति कर सकता है। दूसरा चक्रण। चक्रण का मतलब क्या होता है? देखो चक्रण कैसा होता है? आपने कभी देखा होगा लट्टू, लट्टू नाचते हुए देखा होगा। तो लट्टू है ये अपनी सेंट्रल पॉइंट पे इस तरीके से मूव करता रहता है। ये तो ये क्या हमारा चक्रण है, इस स्पिन की गति से रन करता है इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रकार से हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है। पहला दीर्घवृत्तीय रूप में कर सकता है, दूसरा हमारा स्पिन की फॉर्म में कर सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशंस क्या हो सकती है हमारे पास। यह परमाणु के केंद्र में स्थित, ये कोई परमाणु है, ये कोई क्या है? हमारा परमाणु है। यह परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक के चारों ओर, परमाणु के केंद्र में क्या है? हमारा नाभिक है, उपस्थित है। नाभिक के चारों तरफ देखो, चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में। अब ये तो मैंने एक ही कक्षा बनाई है। अब ये परमाणु देखो, ये है हमारा परमाणु। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, तो ये हमारा नाभिक है। जरूरी नहीं है एक ही कक्षा, इसके चारों तरफ ये भी कक्षा हो सकती है। तो यहां भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये इस तरीके से। और ये भी हमारी क्या कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं। ये इस तरीके से, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा। तो यह परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में दीर्घवृत्तीय रूप में चक्कर लगाते हैं। मैंने एक पॉइंट लिखा, देखो वहां पर एक टर्म आई है हमारी विभिन्न। विभिन्न का मतलब बहुत सारी हमारी क्या हो सकती है? कक्षाएं हो सकती हैं। देखो जैसे मैंने बताया मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो पहली कक्षा 1, दूसरी कक्षा 2, तीसरी 3, चौथी 4। तो इसी प्रकार से बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे हम क्या बताने जा रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। अब इस पर देखो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या क्या हो सकता है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा आवेश होता है। देखो आवेश और द्रव्यमान के बारे में जानेंगे हम। आवेश क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो आवेश हमने बताया था, कल आपको बताया था चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का मतलब मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी। जब हम बता रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे बनने से हमें पता चला कि अवधारणा कैसे पता चली कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमने जब इस तरीके से रगड़ा था तो वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट हुआ था, और जैसे ही हम
कागज के टुकड़े को लाए थे उसके पास में, है ना, एम्बर की छड़ के पास में, तो कागज के टुकड़ों को उसने आकर्षित कर लिया था चार्ज के कारण, तो वही आवेश है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कैसा होता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि परमाणु के अंदर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, तीनों है। तो तीनों के बारे में हम जानेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना होता है और इसका आवेश कितना होता है। तो आवेश देखेंगे तीनों के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली है, एक लिस्ट बना ली है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तीनों के बारे में हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं। तो आवेश के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसलिए हमने क्यू ले लिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसी प्रकार हमारा प्रोटॉन पर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव का चार्ज का मतलब प्लस, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब माइनस। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स हमारा क्या होता है, उदासीन, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ना ही प्लस होता है और ना ही हमारा माइनस होता है। अब देखो इसका द्रव्यमान देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, तीनों का हम द्रव्यमान देखेंगे। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम मास कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है या द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसी प्रकार हमारा प्रोटॉन्स का होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसी प्रकार हमारा क्या न्यूट्रॉन्स का होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का द्रव्यमान आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना हमारा प्रोटॉन्स पर द्रव्यमान होगा उतना ही हमारा न्यूट्रॉन्स पर भी द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो इसका भी द्रव्यमान और इसका भी द्रव्यमान हमारा क्या है, समान आएगा। अब देखो हमने एक चीज बताई आपको, आवेश और हमने मास जो बताया, देखो -31 का मतलब समझ रहे, अगर प्लस होता तो कितना ज्यादा होता। ठीक है, लेकिन -31 का मतलब है कि 10 की पावर -31 का मतलब है कि अगर मैं 10 की पावर -31 का मतलब क्या, ये मैं इस तरीके से देखो 0 0 1 के आगे लगाता हूं इस तरीके से। ठीक है, 0 तो 31 हमें क्या लगाने पड़ेंगे, 0, और फिर इधर आना पड़ेगा 31, तब ये हमारा -31 हमारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो -31 का मतलब बहुत कम, अगर प्लस हो जाता तो बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार -27 का मतलब है, इसी प्रकार हमारा यहाँ पर -27 का मतलब है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो तीनों ही चीजें हमारी क्या, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान यहाँ पे तो हमने ऐसी बता दिया आपको कि 9.11 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान में क्या संबंध है, तो इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान बराबर 1/1840 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो हमारा क्या होता है, 1/1840 गुणा गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर किसका होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान होता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ज्यादा आता है बेसिक, कहीं भी जाओगे जनरल साइंस में भी, किसी भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें भी हमारा जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, हमारा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। जैसे अभी हमारे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे जे या लोको पायलट, कहीं भी आप जाएंगे वहां पर हमारा जनरल साइंस में ये इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल तो मेन है। अगर इन तीनों के बारे में जानकारी नहीं है तो बेकार। हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत जरूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्या है, हमारे पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, रन करती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बेकार है। क्यों, लकड़ी है तो लकड़ी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो लकड़ी के अंदर होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। जब लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज भी नहीं करते लकड़ी को। ठीक है, अब देखो आगे, तो हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान क्या होता है, 1/1840 गुणा प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार परमाणु का व्यास, अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्यास क्या होता है ये देखो। ठीक है, परमाणु क्या है, ये है हमारा नाभिक है,
तो यहां से यहां तक देखो, ये त्रिज्या हो गई, और यहां से यहां तक देखो मैं, ये क्या हो गया, हमारा व्यास हो गया। तो ये पूरा क्या है, हमारा परमाणु है ये वाला। तो इसका व्यास देखो कितना, हमारा 10⁻⁻10 मीटर होता है। -10 का मतलब कितना कम होता है। अगर प्लस होता तो बहुत ज्यादा होता, लेकिन माइनस का मतलब है तो कम है, क्योंकि निगेटिव में है ये वैल्यूज। तो अगर 10 जीरो लगाएंगे हम, तब इधर पॉइंट लगाएंगे, तब जाकर के हमारा क्या, हमें इसकी पता चलेगा, हमें व्यास का पता चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार नाभिक का व्यास क्या होगा। अब देखो नाभिक का व्यास, तो नाभिक का व्यास कितना हमारा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो नाभिक क्या हमारा ये है, ये वाला अगर नाभिक है तो यहां से यहां तक देखो इसकी त्रिज्या है। ठीक है, और यहां से देखेंगे तो ये व्यास है पूरा। ठीक है, तो इसी प्रकार नाभिक का व्यास बराबर क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे परमाणु का व्यास नाभिक की अपेक्षा। भाई यहां देखो, परमाणु का व्यास ये है और नाभिक का व्यास ये है इतना, तो किसका ज्यादा होगा, परमाणु का व्यास ज्यादा होगा ना, और नाभिक का कम होगा, क्योंकि ये तो नाभिक क्या है, इसके सेंट्रल में स्थित है। तो सेंट्रल में स्थित है, इसका मतलब ये अगर सेंट्रल में स्थित है नाभिक, तो इसका व्यास सीधी सी बात है कम होगा, और इसका व्यास बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये लाइन क्या बता रही है, हमारे परमाणु का व्यास नाभिक की अपेक्षा 1,00,000 गुना अधिक होता है। परमाणु का व्यास क्या है, नाभिक की अपेक्षा 1,00,000 गुना अधिक होता है। तो देखने से ही लग रहा है कि नाभिक का व्यास क्या है, कम है, लेकिन परमाणु का व्यास क्या है, ज्यादा है, लेकिन है कितना, 1,00,000 गुना अधिक है। तो ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले इन तीनों के बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा चालक होता है, चालक को इंग्लिश में कहते हैं हम कंडक्टर। चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर आपने देखा होगा, कहीं भी हम अपने घर के अंदर देखते हैं, जैसे ये है, तो इसके अंदर जो वायरिंग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कहते हैं हम दुकान पर जाते हैं, किसी भी शॉप पर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस वहां जाकर कहते हैं कि एल्युमिनियम का वायर दे दीजिए, या एल्युमिनियम का वायर दे दीजिए, या डोरी भी बोल सकते हैं हमें, साधारण भाषा में हम डोरी कहते हैं कि एल्युमिनियम की चाहिए या कॉपर की। वो आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम की चाहिए या कॉपर की, तो आप बताएंगे उसे एल्युमिनियम या कॉपर, है ना। तो आप अगर कॉपर में बताते हैं या एल्युमिनियम में बता दें, दोनों में आपकी चॉइस है, आप कौन सी लेना चाहते हैं। यदि कॉपर की लेना चाहते हैं, इसका मतलब कॉपर क्या, थोड़ा महंगा है एल्युमिनियम की अपेक्षा, तो लेकिन अच्छा है, तो कॉपर की लोगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू किसके, एल्युमिनियम के। तो इसलिए हम कॉपर लेते हैं, क्योंकि कॉपर की लाइफ ज्यादा होती है, जीवन काल ज्यादा होता है, इसलिए हम कॉपर का यूज ज्यादा करते हैं और एल्युमिनियम का कम करते हैं। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सस्ता, अगर सस्ते रूप में हमें वायरिंग करानी है घरों की, या कहीं भी वायर लगाना है अपने ट्यूबवेल वगैरह पर, तो वहां पर हम एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम का जो जीवन काल है, जो लाइफ है, वो अकॉर्डिंग टू कॉपर की क्या है, कम है। ठीक है, तो हमारे चालक क्या होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का मतलब क्या होता है, हमारा चांदी। लेकिन देखो, अब कंडक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा कौन सा, कॉपर या एल्युमिनियम या सिल्वर। अब हमें पता होनी चाहिए। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब रजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रतिरोधकता। मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध की तरह ही क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता होती है प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग होती है। जैसे हमारा एलिमेंट क्या है, हमारा कॉपर का है, तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। अगर एल्युमिनियम का, तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, और सिल्वर है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। अगर ये तीनों प्रतिरोधकताएं तीनों ही एलिमेंट में अलग अलग है, तो इसी प्रकार इनकी कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, चालकता। तो चालकता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। चालकता का मतलब क्या है कि
जिसमें बिजली आसानी से फ्लो कर सकती है। यह चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से ले जाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं हम, चालकता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कॉपर वायर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। यदि हमने सिल्वर वायर ले लिया तो थोड़ा सा कम वोल्टेज पे भी काम चल जाएगा, तो कम वोल्टेज पे भी हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे। इसी प्रकार हमारे एल्यूमिनियम कॉपर लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम लोगे तो और ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर जाना है, हमारे सिल्वर के अंदर है, क्योंकि सिल्वर के अंदर इतने ज्यादा मोर देन फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि अकॉर्डिंग टू किसके, एल्यूमिनियम और कॉपर के। यदि उसमें कुछ भी हमने सोर्स लगा दिया तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से फ्लो हो जाने होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो ऑप्शन दे देगा हमें एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सोना, ईटीसी, कुछ भी दे सकता है। तो आपको किस पर टिक लगाना है, सिल्वर पर लगाना है, क्योंकि सिल्वर की कंडक्टिविटी अच्छी है, और जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी उसकी रजिस्टिविटी क्या है, कम होगी। क्योंकि रजिस्टिविटी का मतलब मैंने क्या बताया था, रजिस्टेंस का मतलब बताया था कि रजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है, जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या प्रतिरोध इसमें कम होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम में क्या है, हमारी प्रतिरोध ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। ऐसे ही हमारे कॉपर में, अगर कॉपर का प्रतिरोध क्या होता है, एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग तो कम होता है, लेकिन सिल्वर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज्यादा होता है, तो कंडक्टिविटी इसके अकॉर्डिंग तो कम होगी, है ना। कॉपर में सिल्वर के अकॉर्डिंग तो कम होगी, लेकिन एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग क्या होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो समझ गए होंगे कि कंडक्टर क्या होता है। हम इन्हें डीपली पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या क्या, किस किस टाइप के कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और कहाँ कौन सा यूज करना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, एक चालक होता है। जैसे हम कोई भी वायर लेकर आते हैं, उसके अंदर हमारी एल्युमिनियम का जो वायर होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन लिपटा होता है। ठीक है, इंसुलेशन क्या होता है, लिपटा होता है, और उसके अंदर वायर होता है। इंसुलेशन का काम होता है कि आप अगर उसके छुएं तो आपको करंट ना लगे। ठीक है, तो आप आपके सेफ्टी के लिए हम इंसुलेशन लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अर्धचालक का मतलब होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे ये दिए, ये प्योर हमारे क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर अर्धचालक हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ मिला दिया जाता है तो दो चीजों का मिश्रण कहलाता है हमारा। अगर एक चीज में दूसरी चीज मिला दी जाती है तो मिश्रण कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम में मैं कॉपर मिला दूं, एल्युमिनियम में यदि मैं कॉपर मिला देता हूं तो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोहा मिला सकते हैं एल्युमिनियम में तो भी हमारा मिश्रण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन और कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारे क्या है, प्योर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अर्धचालक क्या होता है। अब दूसरा देखो, कुचालक के बारे में पढ़े पहले। तो कुचालक क्या होता है, लकड़ी, रबर और प्लास्टिक, बहुत सारी चीजें, पेपर भी हो सकता है। ठीक है, ईडीसी। तो लकड़ी, रबर और प्लास्टिक, तो इसमें तो हमारा क्या करंट फ्लो ही नहीं होता। इसमें क्या हमारा करंट फ्लो नहीं होता। आप सोचेंगे आप, हम तो गीली लकड़ी लेंगे, उसमें तो करंट फ्लो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन लकड़ी की बात चले, सूखी लकड़ी, इस समय कि लकड़ी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं या नहीं होते। हम उसको बना सकते हैं कंडक्टर। वो कैसे बना सकते हैं, किस टाइप से पानी में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। अगर सूखी लकड़ी है तो बिल्कुल इस तरीके से हमारी क्या कुचालक की भांति काम करेगी। कुचालक का मतलब होता है बिल्कुल इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर आपने देखे भी होंगे कभी कभी। आप आपके यहाँ गांव में या कहीं भी आपके मोहल्ले में जो हमारा पोल लगा होता है, पोल के ऊपर इस टाइप में होता है, देखो किस टाइप में होता, इस टाइप में पोल के ऊपर लगा होता, कभी देखना आप, इस तरीके से ये, और यहां पर होता है इस तरीके से ये। तो ये हमारा इंसुलेटर ऐसे बंधा होता है, यहाँ पर पोल पर ऐसे बांध देते हैं, इसको कस देते हैं बोल्ट के द्वारा। ठीक है, पोल पर। तो इसका मतलब अभी क्या है, देखो अब देखो, इस पे वायर लिपटेगा, इस पे वायर आएगा, इस पर,
एक इस पर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हमारा पोर्सलिन का हो सकता है, माइका का हो सकता है, ईटीसी ग्लास का हो सकता है, पोर्सलिन का हो सकता है ना, ग्लास का हो सकता है, माइका का हो सकता है। ये सारे हमारे इंसुलेटर या हमारे कुचालक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? डायरेक्टली हम किसी स्ट्रिप भी तो ले सकते थे, आयरन की स्ट्रिप लेकर हम बांध देते, लेकिन वायर क्या है, यहाँ पे भी हमारा पोल क्या है, अगर हमारा आयरन का पोल है, लोहे का पोल है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी आयरन की है यहाँ पर, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर वायर बांधोगे, वायर अगर बांधोगे यहाँ पर, तो इसमें तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो अब करंट को फ्लो होने से पोल में, अगर पोल में हम करंट फ्लो होना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, और चाहेगा कौन? क्योंकि अगर हम छू भी सकते हैं, कभी कभी हम इस तरीके से पकड़ कर खड़े भी हो जाते हैं, फिर भी करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कभी सोचा? इसलिए नहीं लगता क्योंकि इंसुलेटर लगा है यहाँ पर, ठीक है। जो लाइन जा रही है हमारी, 3 तार जा रहे हैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ये आर वाई और बी, 1 2 और 3 लाइन जा रही है, लेकिन इस पर देखो, इस पोल पर बंधी हुई है लाइन, लेकिन फिर भी हम अपने पोल को ऐसा करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी भी हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के साथ। तो वही तो चीज है ये कुचालक, ठीक है। समझ में आया होगा कुचालक के बारे में। अब देखो, इसके अंदर तो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और कॉपर के अंदर, एल्युमिनियम और सिल्वर, इनके अंदर आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। कि यदि सप्लाई को हम दिल्ली से अगर मुरादाबाद लाना चाहते हैं, तो हमें लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइन बनानी पड़ेगी, पोल बनाने पड़ेंगे, पोल बनाने पड़ेंगे, और पोल के ऊपर हमें इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे विभिन्न प्रकार के। जैसी हमारी लाइन डिजाइन करेंगे हम, उसी प्रकार के हम क्या लगाएंगे? इंसुलेटर लगाएंगे। हाई ग्रेड के लगाएंगे, अगर अच्छी लाइन है तो हाई ग्रेड के लगाएंगे, अगर थोड़ी छोटी लाइन है तो थोड़े लो ग्रेड के लगाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, इंसुलेटर को। और इसी प्रकार हम लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद अगर हम दिल्ली से मुरादाबाद अगर लाना चाहते हैं सप्लाई को, तो हम आसानी से ला सकते हैं। किसके माध्यम से? इसमें कॉपर भी होना चाहिए, मतलब हमारे क्या चालक भी होने चाहिए, कुचालक भी होने चाहिए। इन दोनों के ही माध्यम से हम क्या करते हैं? लाइन को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर, इसके बारे में समझ गए होंगे कि क्या होता है। ये कंडक्टर होता है जिसमें करंट को आसानी से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार हमारा कुचालक क्या? लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होती। तो जब करंट फ्लो ही नहीं होती, कभी कभी हम क्या करते हैं? लकड़ी लेते हैं और गांव में क्या करते हैं? लाइन पर अपना तार लगाते हैं लकड़ी पर, और तार ऐसे लगा देते थे पहले, ठीक है। अब तो थोड़ा जमाना मॉडर्न हो गया, अलग टाइप का हो गया, वो जमाना गया। लेकिन पहले तो लकड़ी हम पकड़ कर और तार उस पर लपेटा और लगा दिया, लेकिन फिर भी हमें करंट नहीं लगता। इसका मतलब करंट नहीं लगता था, इसका मतलब कुचालक का काम कर रहा। कुचालक का मतलब है कि जो आपने लकड़ी पकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी पकड़ी हमने, तो इस पर वायर तो है, तो इसके बीच में कोई भी हमारा चालक नहीं है। अगर चालक होता है यहाँ पर, अगर हमें एल्युमिनियम या कॉपर की लकड़ी टाइप ले लेते, उससे लगाते, तो हमें करंट फ्लो हो जाता, ठीक है। तो हमें करंट फ्लो हो जाता, हमारी डेथ हो जाती, ठीक है, ऐसा हो जाता। तो कॉपर और लकड़ी से, अब देखो कॉपर की कंडक्टिविटी हाई होती है, लकड़ी की क्या होती है? बिल्कुल डाउन होती है। लेकिन अर्धचालक, अर्ध का मतलब समझ रहे हैं आप? अर्ध का मतलब चालक से तो थोड़ी क्या होगी? कम होगी, लेकिन कुचालक से ज्यादा होगी। इसका मतलब अर्धचालक जहां भी लगे होंगे, इसका मतलब उसके अंदर करंट फ्लो क्या होगी? कुचालक से तो ज्यादा होगी, क्योंकि आधा चालक, अर्धचालक का मतलब आधा चालक, ये पूरा चालक है, ये बिल्कुल नहीं है चालक, ठीक है। तो अर्धचालक का मतलब क्या हो गया? हमारा कॉपर से तो क्या होगी? कम, और हमारी कुचालक लकड़ी से क्या होगी? ज्यादा करंट फ्लो होगी। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे? हमारे अर्धचालक कहलाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनको हम अलग अलग तरीके से हम इनके डेफिनेशन लिखेंगे, और ये बहुत आते हैं। ये एग्जाम्पल दे देगा, आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा? आपसे, ठीक है। अब बताते रहो कैसे क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखो, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, यहां पूछ लेगा, देखो, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा, पूछ लेगा क्या है हमारा, कुचालक है, कौन सा कुचालक। और ऑप्शन देगा वो आपको, नंबर ए क्या दे देगा मैं, एल्युमिनियम, दूसरा बी दे देगा मैं कॉपर Cu, तीसरा सी क्या दे देगा वो, सिल्वर दे देगा Ag, ठीक है, सिल्वर दे देगा वो, और तीसरा क्या दे देगा हमें, डी, रबर दे देगा, इस तरीके से। तो आपसे पूछ लेगा वो, आपसे क्या पूछेगा वो कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। तो आपको पता है, हमने बताया आपको एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर, ये क्या होते हैं, हमारे चालक होते हैं। तो हमारा क्या है आंसर, क्या हो जाएगा, कुचालक, ये वाला, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आता है क्वेश्चन, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा चालक है। तो चालक है, जब यहां पूछेगा देखो कैसे, जब वो कहेगा आपसे चालक, तो चालक के बारे में देखो कैसा करेंगे। अब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा चालक है, तो यहां पर दे देगा रबर, और बी दे देगा हमें क्या, दूसरा दे देगा प्लास्टिक, ठीक है, तीसरा क्या दे देगा हमारा सी, माइका दे देगा वो, चौथा क्या देगा हमें, डी, हमसे क्या आएगा, क्या, कॉपर दे देगा। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा चालक है, तो हमें पता है रबर क्या है, इंसुलेटर होता है, और ये भी क्या होता है हमारा, प्लास्टिक भी, ठीक है, कुचालक होता है, और ये भी हमारा चालक होता है, ठीक है। तो हमारा सुचालक क्या है, ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, क्योंकि चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें आसानी से हमारा क्या, आसानी से बिजली हमारी फ्लो हो सकती है, करंट फ्लो हो सकती है, आसानी से हम बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ITI लेवल हो, चाहे आपका TG2 लेवल हो, कोई भी लेवल हो आपका, चाहे जे लेवल हो, कोई भी लेवल हो, इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आएंगे। और इस टाइप में देखो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%। वो आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश बताइए, तो इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है वो, और ये भी दे सकता है, दोनों दे सकता है, और इसमें से भी एक डाल देगा वो। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जहां भी जिस ऑप्शन में भी ये दिखे -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, वहां पर हमें टिक करना। तो हम पहले थोड़ा बेसिक टाइप्स की थ्योरी ले रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि थ्योरी की नॉलेज होना थोड़ा थोड़ा बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर थ्योरी की नॉलेज नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव रटोगे, और रट्टा मार नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसे जितना समझोगे और जितना इसके अंदर घुसोगे उतना ही मजा आएगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और अगर आपने हल्के में ले रखी है इलेक्ट्रिसिटी की, ITI कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है ITI करने से, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सबसे पहले थोड़ी बेसिक टाइप थ्योरी लेंगे, हम ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि मुझे पता आपका लेवल थोड़ा सा कैसा होगा, क्योंकि अगर ज्यादा अंदर जाएंगे तो थोड़ा बोरिंग टाइप लगेगा। हम बेसिक टाइप थ्योरी लेंगे, थ्योरी लेने के बाद हम उस, जैसे ही हमने विद्युत का पूरा चैप्टर किया, ठीक है, इस चैप्टर को करने के बाद हम बेसिक थ्योरी लेने के बाद फिर इसके बेस पर हम पूरे हर तरीके का न्यूमेरिकल भी लगाएंगे इस चैप्टर से, छोटे छोटे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक तरीके का कराऊंगा, जिससे कि जब आप एग्जाम दो ITI का, तो आप 75 में से 75 ही क्वेश्चन राइट कर पाए। और आप, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप इस क्लास को कंटिन्यू लो, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, इसके थ्योरी भी कराऊंगा, ठीक है। तो थ्योरी को भी आप नोट करें, और इस प्रकार हम ऑब्जेक्टिव को भी आप क्या नोट करते हुए चलें। एक ऑब्जेक्टिव की कॉपी अलग बनाओ, एक थ्योरी की अलग बनाओ, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से करना है, और इसी प्रकार से हम थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा सभी को। और ठीक है, आज क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।